नमस्कार साथियों, एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल में मैं अजय मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत भाग 1 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जहां पर हमें जिस अध्याय का शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पर हम कुछ नए साम्राज्यों के बारे में जानेंगे, नए राज्यों के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यह उपयुक्त होगा कि आप एक एनसीईआरटी की पुस्तक या फिर किसी दूसरे विंडो में एक मानचित्र इसका अवश्य खोल लें, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। इसके साथ साथ हम प्रशस्तियों के बारे में जानेंगे कि बहुत सारे राजाओं के बारे में हमें उनकी प्रशस्तियों के बारे से पता चलता है, और इसके साथ साथ कुछ राजाओं के हम उनके जीवनी के बारे में भी देखेंगे। बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिनके बारे में हमें उनकी जीवनी के माध्यम से भी पता चलता है, राइट। तो जैसे हर एनसीईआरटी की का चैप्टर एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू होता है, सेम वैसे ही यह भी एक छोटे से स्टोरी के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने स्कूल में नाटक में प्ले करने के लिए राजा बनता है, और वह बहुत ही खुश होता है अंदर ही अंदर। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसे राजा की भूमिका निभानी है जो कि संभवतः बीड़ा भी बजाता है, तो उसके मन में बहुत ही रोचक प्रश्न उठता है कि ऐसे भी राजा हुए हैं जिनको संगीत का भी ज्ञान है, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वह बच्चा है वह संभवतः समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक बेहतरीन शासक है, उसकी भूमिका अदा करने का उसे मौका मिलता है। जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखे हुए अभिलेख से, एक लंबे अभिलेख से। और इसकी रचना जो करते हैं वह समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा की जाती है, के द्वारा काव्य के रूप में की जाती है। तो यह जो प्रशस्तियां होती हैं वह प्रशस्ति कहते किसे हैं? प्रशस्ति जो है एक किस्म का विशेष अभिलेख होता है जिसमें जिसका मतलब होता है संस्कृत शब्द है, और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, राइट। तो प्रशंसा करना यानी प्रशस्ति में ज्यादातर राजा की प्रशंसा के बारे में, राजा की प्रशंसा की गई होगी। तो प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन जो है पहले भी था, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति, सातकर्णी की प्रशस्ति, राइट। तो गुप्त काल में इन प्रशस्तियों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया है समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में, राइट। तो प्रशस्ति में काफी लंबे लंबे वाक्य लिखे जाते थे जो कि पूरी तरह से प्रशंसा से भरपूर होते थे। ऐसे ही एक नीचे आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से एक अंश लिया गया है जिसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त युद्ध में के मैदान में बहुत सारे कुठारी, कुल्हाड़ों और तीर भालों से उसके शरीर पर निशान बना हुआ है, और वह जो घाव के दाग हैं वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बताया गया है, राइट। यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के टाइम के दो सिक्के दिखाए गए हैं, जहां पर यह बताया गया है कि इन सिक्कों के माध्यम से बताया गया है कि जो वह राजा है वो संगीत का विशेषज्ञ है, संगीत को जानता है, क्योंकि वीणा बजाते हुए भी उसकी मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। क्लियर? आगे एक मानचित्र है, उस मानचित्र में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमुख नगर और राज्य दे रखे हैं, जहां पर आपको ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यह आर्यावर्त का हिस्सा है। यहाँ पर संभवतः आर्यावर्त के शासक राज करते होंगे, राइट। इसके अलावा यह आंतरिक राज्य हैं, जो इस कलर बैगनी कलर में है आंतरिक राज्य में है, बाकी ये जो कलर में है उसको बाहरी राज्य के बारे में बताया गया है। और उस समय के ये भरूच, वल्लभी, उज्जैन, सातवाहन, अजंता, अमरावती, ऐहोल ये सब एक नगर के रूप में है, और ये जो हिस्सा है जो रेड कलर में है यह गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर हैं। बाद में इन्हें समुद्रगुप्त वापस भी कर देता है, तो ये इनके बारे में हम देखते हैं, राइट। इस मानचित्र में आर्यावर्त के उन 9 शासकों का अभिलेख मतलब के बारे में है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर जो मैंने अभी दिखाया लाल बिंदु है, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण भी कर देते हैं,
और समुद्रगुप्त ने फिर इन्हें शासन करने के लिए लौटा देता है वह राज्य। पड़ोसी देशों का दिखाया गया है जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, गण और संघ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये सब क्या करते थे, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर के आते थे और उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे और उनके दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे। वह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। क्लियर। इसके बाद हम देखें वंशावलियां और विक्रम संवत। विक्रम संवत गुप्त वंश की ही देन है, जहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट, तो 58 ईसा पूर्व 58 बीसी में से पूर्व में पहले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, जो आगे चल के बहुत सारे राजाओं ने धारण किया गुप्त वंश के, राइट। चंद्रगुप्त भी उसमें है, इसके अलावा भी समुद्रगुप्त भी है। तो ये सब भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना उस समय एक गर्व फील करने जैसी बात होती थी और विक्रम संवत आज भी चलता है, आज के कैलेंडर में भी है। कुछ राजा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो कुछ राज्य हैं, नेपाल, वहां पे आज भी जो है सरकारी कैलेंडर में विक्रम संवत को यूज किया जाता है। तो अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं और यह प्रशस्ति भी यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताता है। यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धिराज जैसी उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा को महाराजा के रूप में ही उल्लेख मिलता है। तो इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व क्या हुआ, बढ़ता चला गया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है, राइट। उन्होंने वंशावलियां बनाना भी स्टार्ट किया और उसके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। यह भी बताया गया कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासक को परास्त किया और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, जिनमें कुछ के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी समय कुछ ऐसे शासक हुआ करते थे जिनके बारे में जानकारी उनके जीवनी से प्राप्त होती है, जैसे हर्षवर्धन, राइट। तो गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमें अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है और उनमें से एक थे राजा हर्षवर्धन, तो जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया और उन्हीं के दरबार में एक कवि हुआ करते थे बाण भट्ट। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन की वंशावली भी बताई गई है और उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री श्वेनतांग जो है, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रुके हुए थे और वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उसका वर्णन भी किया हुआ है। उन्होंने वर्णित किया है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानसेर के राजा बने और उनके बहनोई जो कि उस समय कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण किया। तो मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में, यहाँ पे संभवतः लगा हुआ है, शायद जीता था, क्लियर नहीं, उन्हें इन दोनों राज्यों को जीतने के बाद उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिलती है उतनी अन्य जगहों पर उन्हें प्राप्त नहीं होती है। यह हर्ष के बारे में लिखा हुआ है। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने लगे तो वहां पर जो चालुक्य नरेश हैं, जिनका नाम है पुलकेशन द्वितीय, उन्होंने जो है उन्हें रोक दिया। अब आगे देखते हैं कि जो दक्षिण में जो कुछ राजा राज्य कर रहे हैं वो कौन कौन से राजवंश हैं और उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हैं। तो पल्लव का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम है, जो अभी मैप में है, आपको वहां पे दिख जाएगा। उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था उनका क्षेत्र, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है। तो चालुक्यों की राजधानी कहां पर है? एहोल। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चालुक्यों की राजधानी एहोल, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे वह एक धार्मिक केंद्र भी बन जाता है। वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं।
पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे आपस में ही। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि समृद्ध शहर हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, नाम ध्यान रखिएगा, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं, उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, जिनमें उनके पूर्वज, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में हमें पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अपना अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का मतलब होता है आनंद। तो कवि का कहना यह है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब अब वह आनंदित नहीं रहा, अब वह आनंद नहीं रहा। राइट। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश काफी दुर्लभ होते चले गए और पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश, इन सभी वंशों के बारे में हम एक्चुअल इतिहास में पढ़ेंगे, चोल वंशों ने समाप्त किया। और हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे मतलब कि जो 7वें क्लास का चैप्टर होगा उनमें हम कुछ देखेंगे। अब इन राज्यों का प्रशासन चलता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन दिया हुआ है। राइट। तो सबसे पहले यह बताया गया है कि राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण था। राइट, कि वो भूमिकर से कर के माध्यम से अपने राज्य को चलाते थे। तो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई है वह गांव होती है, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आते हैं। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे कुछ कदम यहाँ पे लिख रखे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, मतलब वंश के साथ चलने लगे, मतलब बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन, जिसने अभी बारे में आपने पढ़ा, तो उसने अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी भी है। कवि तो है, लेकिन उसके साथ साथ महादंड नायक भी है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते हैं, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य हैं। कुमारामात्य का मतलब क्या है? एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री, विशेषज्ञ। राइट। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बड़ा बोलबाला था, मतलब उनका ज्यादा वर्चस्व रहता था, जिसमें कुछ नाम है। नगर श्रेष्ठी मतलब मुख्य बैंकर, ध्यान रखिएगा ये शब्द, नगर श्रेष्ठी, इसका मतलब क्या है? मुख्य बैंकर या फिर क्या, शहर का व्यापारी। सार्थवाह, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक। प्रथम कुलिक मतलब मुख्य शिल्पकार, और फिर कायस्थ यानी लिपिक के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। तो ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर श्रेष्ठी क्या होते थे, ऐसे ही एग्जाम में आता है। कुमारमात्य क्या होते थे, कुमारामात्य क्या थे? सार्थवाहक, राइट, कायस्थ यानी लिपिक। इस शब्दों के बारे में जरूर जानिएगा। इसी तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वह अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिया करते थे। यहाँ पर एक नए प्रकार की सेना का जिक्र किया गया है, जिसको आप आज की भाषा में बोल सकते हैं फ्रीलांसर सेना। राइट। तो कुछ राजा जो है अपनी पुरानी सेनाओं को तो रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे, जो कि फ्रीलांसर्स हुआ करते थे। तो इन सेना नायकों को भी कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। बदले में इन्हें कुछ को भूमि दान दे दिया जाता था, और दी गई भूमि से ये क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे, जो सेना नायक हुआ करते थे, और उन्हीं टैक्स से वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही साथ वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। तो इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश भी किया करते थे। राइट। जहां के शासक थोड़ा सा कमजोर पड़ते थे, तो सामंत क्या करते थे? वो पूरा प्रयास करते थे कि वह स्वतंत्र हो जाएं और अपने राज्य की स्थापना भी कर लें। राइट। इसी के साथ ही साथ दक्षिण के राज्यों में कुछ सभाएं हैं। पल्लव के अभिलेखों में, जो पल्लव हैं उनके अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है, जिनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते हैं? सभा, जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, जो मतलब जितना भी एक तरह से विकास का काम होता था, सिंचाई का है, खेती बाड़ी है, और सड़क निर्माण है, स्थानीय मंदिरों का देखभाल है, तो ये सब किया करते थे।
जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है। राइट। तो नगरम व्यक्तियों में व्यापारियों का एक संगठन था, जैसे ही ब्राह्मणों का सभा था, जहां पे ब्राह्मण नहीं है वहां पर उर नाम का ग्राम सभा दे दिया गया। और नगरम होते थे जो कि व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सारी सभाएं शताब्दियों तक यानी कई सौ वर्षों तक काम करती रही। अब उसी टाइम पर आम जनमानस कैसे थे उनके बारे में भी बताया गया है। तो जनसाधारण का जो आम जन है उनका जीवन थोड़ा कुछ हमें नाटकों के माध्यम से, कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है। तो जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन नाटकों में एक रोचक बात यह हुआ करती थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि जो अन्य लोग हैं, जिन्हें जो जनमानस हैं और कुछ महिलाएं हैं, जिन्हें प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। इनका ही सबसे प्रसिद्ध नाटक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक में राजा और शकुंतला नाम की, मतलब एक राजा है जिसमें दुष्यंत नाम का एक राजा है और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात बताई गई है। होता क्या है कि एक मछुआरा है, उसको एक कीमती अंगूठी मिलती है, और वो अंगूठी क्या है, वह अंगूठी जो है राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, दुष्यंत ने। तो दुर्भाग्यवश क्या होता है कि वह कहीं गिर जाती है और मछली के पेट में चली जाती है। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल में पहुंचता है तो द्वारपाल उस पर चोरी का आरोप लगा देते हैं और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उसके सामने पेश आते हैं। तो राजा उस अंगूठी को देखकर काफी खुश होता है और उससे मछुआरे को इनाम भी देता है। और जो पुलिस वाला और द्वारपाल हैं वो मछुआरे से इसका इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने की तरफ चल देते हैं कि और तुम्हें खिलाए पिलाएंगे लेकिन हमें कुछ हिस्सा दे दो। राइट। चीनी यात्री फाहियान का ध्यान भी उन लोगों की दुर्गति पर जाता है। उसने बताया कि जिन्हें जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते हैं, मतलब उसका जो ध्यान है चीनी यात्री फासियन का, वह कुछ ऐसे लोगों पर देखता है जो लोग अछूत माने जाते हैं। तो शहरों के बाहर वो लोग रहते थे। उसके बारे में लिखा है कि अगर ये लोग शहर या बाजार के अंदर आते थे तो उसके पहले वो सूचना या संदेश देते थे। उनके पास लकड़ी का कुछ औजार होता था जिससे वो घंटी की तरह बजाते थे, तो पता चल जाता था कि हाँ ये लोग आने वाले हैं, तो लोग सतर्क हो जाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। उसने कहा है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, जिसमें हथियारों के अलावा रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, खाने वगैरह की चीजें, बर्तन, अनेक प्रकार की चीजें उनके साथ हुआ करती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों या हाथियों पर चलते थे और काफी विशाल सेना के साथ संगीत, नगाड़े वगैरह सब कुछ बजता रहता था। रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता था, यानी जो राजा और उनकी जो टोली चल रही होती थी। और दही गुड़ और फूलों का उपहार वो लेकर के आते थे और जानवरों को चारा भी खिलाते थे। जो जानवर उनके साथ चलते थे उनके खाने पीने का साधन थे वे। और वे राजा से मिलना चाहते थे कि वो अपना सुख दुख उनसे कह पाएं, अगर कोई अनुरोध है तो उनको बता पाएं। ये सेनाएं अपने पीछे, क्या इनके बारे में बताया गया है कि सेनाएं अपने पीछे जो है पूरा विध्वंस निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल दिया करते थे। व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल से भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। तो वाणभट्ट लिखते हैं कि जब राजा गुजरता है तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। राइट। उसी समय पर देखते हैं कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। बाकी जगहों पर अरब अरब जो कि आप मैप में देखोगे तो आपको आसानी से अरब मिल जाएगा। तो उस समय अरब जो है, अरब के बारे में जानते होंगे कि ये मरुभूमि होती थी, यानी मरुस्थलीय होती थी। तो अरब, लेकिन फिर भी अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बेदुइन, जो कि घुमक्कड़ कबीले होते थे। व्यक्ति नहीं है, एक कबीले का नाम है बेदुइन। और ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर है ऊंट जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। तो उसी टाइम की घटना बताई गई है कि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम के एक नए धर्म की शुरुआत की और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान
माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश नीचे दे रखा है कि किस तरह से मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्री मतलब जो भी अल्लाह में विश्वास रखते थे या बाकी जगहों पर, तो ये कहा गया है कि अल्लाह ने इन सबके लिए क्षमा और पुरस्कार रखा हुआ है। तो अगले 100 सालों के दौरान यानी 1400 साल पहले के बाद दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध यानी जो आज का पाकिस्तान है उसको भी जीत लिया। क्लियर? अब यहां पर आपके लिए उपयोगी शब्दों के बारे में बताया गया कि प्रशस्ति क्या है, जान ही चुके हैं। आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम, इन सब के बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिखिए। राइट? इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। गुप्त वंश की शुरुआत कब होती है? 1700 साल पहले। और हर्षवर्धन का शासन कब है? 1400 साल पहले। ये भी कह सकते हो इस्लाम धर्म कब उत्पन्न हुआ? 1400 साल पहले। राइट? तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 10 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ में।